हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग दोस्तों ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी की सीरीज़ हम लोगों ने शुरू की थी, उसमें भी दोस्तों हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ लेकर आए थे, है ना दोस्तों। और अभी भी हमारी वही चल रही है। उसमें दोस्तों लगभग बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं। और अब जो हम इस समय जो वर्तमान में जैसे जो कि रिसेंटली जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक्स, वो दोस्तों हमारा है इंडियन सॉइल। उससे पहले जैसे अगर हम बात करें क्या क्या पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी में, तो अगर मैं एक बार आपको बताऊं तो दोस्तों हम लोग इंडियन पॉलिटिकल होता है। देखो, हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी को दो पार्ट में बांटा था। एक तो इंडियन पॉलिटिकल यानी भारत का जो राजनीतिक पक्ष होता है, इंडियन पॉलिटिकल, और एक होता है इंडियन फिजिकल दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इंडियन फिजियोग्राफी जिसको बोलते हैं, या उसी को हम लोग फिजिकल लिखा था। ठीक है, इंडियन फिजिकल। ये दो चीज़ दोस्तों हम लोगों ने बांटा था इसको, और हम लोग दोस्तों इसको पढ़ चुके हैं। इंडियन पॉलिटिकल दोस्तों अगर मैं बताऊं तो क्या पढ़ते हैं, तो दोस्तों हम लोग जैसे 28 राज्य उनकी राजधानियां हैं और 8 यूनियन टेरेटरी हैं, वो पढ़ते हैं। और भी जो फैक्ट होते हैं, जैसे इसका सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से राज्य कौन है, ये और ऐसे है ना अदर जो फैक्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। इंडियन फिजिकल में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसमें जैसे हम लोग इंडियन फिजिकल में हम लोग दोस्तों 5 पार्ट में मैंने बांट के पढ़ाया था आप लोगों को। ये सारी चीज़ें पीछे हम लोग क्लास कर चुके हैं दोस्तों। हिमालय, ठीक है दोस्तों, हिमालय होता है, फिर नॉर्थ इंडियन प्लेन होता है। पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं क्योंकि नॉर्थ इंडियन प्लेन, पेनिनसुलर प्लेटू और प्रायद्वीपीय इंडिया बोलते हैं इसको। ठीक है, पीआई में लिख दे रहा हूँ। कोस्टल प्लेन दोस्तों सीपी, ठीक है दोस्तों, और द्वीप समूह यानी आइलैंड्स। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैं पीछे बहुत लिखा के कराया हूँ। और जितने दिन आप इंडियन फिजिकल पढ़े हैं मेरे साथ, मैं पूरे दिन ये एक स्ट्रक्चर बनाया हूँ, सारे सब दिन स्ट्रक्चर। तो ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों मैंने एक नया टॉपिक शुरू किया था। वो हालांकि वो इंडियन फिजियोग्राफी का ही टॉपिक्स होता है, बट उसको हम लोग अलग से पढ़ते हैं। क्या पढ़ा था दोस्तों? अपवाह तंत्र, जिसमें हम लोग दोस्तों नदियाँ पढ़ते हैं। नदियों के बाद दोस्तों हमने उससे रिलेटेड कई टॉपिक्स किए हैं, जैसे कि झील हैं, बंदरगाह है, अंतर्देशीय जलमार्ग हैं, यानी जो 6 जो होते हैं अंतर्देशीय जो राष्ट्रीय जलमार्ग है दोस्तों, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने की हैं। अब जो हमारा रिसेंटली जो हमारा टॉपिक चल रहा है दोस्तों, वो हमारा इंडियन सॉइल है। इंडियन सॉइल में दोस्तों हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं, आज हमारी तीसरी क्लास है। कोशिश करेंगे दोस्तों आज खत्म करने की, अगर नहीं होता दोस्तों एक क्लास और लेंगे, बट बहुत ही डिटेल से हम लोग पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। अगर कल की क्लास आप लोगों ने देखी तो बहुत ही डिटेल से हमने पढ़ाया, कल परसों दोनों दिन एकदम आराम से पढ़िए हमारे साथ में, और आपको सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ, ये जो सॉइल पढ़ रहे हैं दोस्तों, सॉइल मैं जिस तरीके से यहाँ पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। इस तरीके से यूट्यूब पर कुछ सॉइल तो आपको बड़ी मुश्किल ही मिल जाए दोस्तों। ठीक है, 1-2 टीचर हैं वो पढ़ाते हैं अच्छा, बट क्या है कि वो लोग पेड वाले टीचर हैं, तो वो लोग नहीं पढ़ाते इस टाइम यूट्यूब पे। ठीक है ना, कुछ देखो यूट्यूब पे टीचरों की बहुत अच्छे टीचर हैं, बस समस्या क्या है ना, जो पेड में हो जाते हैं ना, तो दोस्तों थोड़ा उनके ऊपर बाउंडेशन हो जाती है, क्योंकि जिस संस्था से जुड़ जाते हैं तो फिर उनके ऊपर बाउंडेशन रहती है कि आप ये पढ़ाइए, क्योंकि सब चीज़ वो फ्री में पढ़ाने लगेंगे तो फिर उनका पेड कौन खरीदे, ये भी तो समस्या है ना। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, मैंने जितना डिटेल्स, देखो अगर आप सर्च करिएगा, आप देखिएगा 1 से 2 हार्डली 3 क्लास में, 2 क्लास में इंडियन ज्योग्राफी का ये इंडियन सॉइल है खत्म हो जाता है दोस्तों। बट मैं एक क्लास में मैंने सिर्फ आपको इसका बेसिक समझाया था। इसके बाद फिर मैंने कल इसका एक जो डिवीज़न हम लोगों ने किया था वो पढ़ाया, फिर इसका आज हम लोग पढ़ेंगे। आज देखिएगा, आज और मज़ा आएगा। आज आपको 2-3 कॉन्सेप्ट ऐसे बता दूंगा दोस्तों जो एकदम रामबाण होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, और मैं बता दूं इस टॉपिक से रिलेटेड जितना मैं लिखा दूं, जितना मैं यहाँ पढ़ा दूं, आपको उसको पढ़ना है। जो बुक कोई भी बुक लिया उसको मत पढ़िएगा दोस्तों, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। इस टॉपिक से रिलेटेड आप कुछ ना पढ़िएगा, जो टॉपिक्स मैं इसमें है। ठीक है, और अदर टॉपिक जो मैंने पीछे पढ़ा रखे हैं, जैसे इंडियन फिजिकल में जैसे मैंने हिमालय, आप पढ़िए उसकी बुक आराम से। और आपके पास एक बुक होनी ही चाहिए दोस्तों। कोई भी टीचर कितना भी कुछ कहे कि आप सिर्फ मेरे ही नोट्स से पढ़ें, तो नहीं, आपके सिर्फ उसके नोट्स से या उसकी पढ़ाई से नहीं हो जाएगा। आपको भी दोस्तों बुक्स पढ़नी चाहिए। बुक्स पढ़ने से आपके थॉट डेवलप होंगे, आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी। इस वजह से बुक्स पढ़नी ही चाहिए दोस्तों। बाकी नोट्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं, आपके सेल्फ नोट्स होते हैं वो भी आपके बहुत काम आते हैं। काम का मतलब क्या है, वो आपके लिए रामबाण ही होते हैं। रिवीजन के टाइम आपसे आराम से पढ़िए, क्योंकि वो खुद से लिखे हुए हैं, है ना। बट आपके पास एक बुक होनी चाहिए। कोई टॉपिक पढ़ा, टीचर ने पढ़ाया, नोट्स पढ़ा, उसके बाद उससे बुक रिलेटेड से बुक पढ़ा। बुक में अगर कोई अदर फैक्ट आपको मिल जाता है जो आपको लगे कि काम का है, आपको ऐड कर लेना चाहिए, बस और कुछ नहीं करना। बाकी तो
मोस्टली मैं जो यहाँ पढ़ाता हूँ आपको 99 या 90 से ऊपर परसेंटेज में अगर देखेंगे तो सारी चीज़ें बुक से ज़्यादा ही यहाँ कंटेंट मिल जाएगा। एक दो चीज़ें जो रहती फैक्चुअल वो नहीं अगर दिमाग में रहता तो नहीं लिखाते हैं, बट आप वहाँ से कर लीजिए। बट आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, कोई भी टीचर हो कितना भी कुछ कहे आपसे कि बुक नहीं बस मेरे नोट से हो जाएगा, तो दोस्तों आप को समझिए आपको भ्रम में रखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, वो आपकी सोच लीजिए, आपकी सुपारी ले रखी उसने और आपकी समझ सकते हैं ना दोस्तों। तो आपको मैं ये बता दूं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम टॉपिक शुरू करते हैं अपना, ज़्यादा वो ना करें। तो दोस्तों हम लोग इंडियन सॉइल पढ़ लेते हैं। मैंने कल आपको जब लास्ट में मैंने बताया था कि अब हम लोग रिपीट नहीं करेंगे ज़्यादा, आज हम लोग कल जहां हमने छोड़ा तो वहीं शुरू करेंगे, क्योंकि दोस्तों अब रिपीट करने के लिए वैसा कुछ है नहीं, क्योंकि अगर मैं उसको रिपीट जो मैंने कल पढ़ाया उसको मैं रिपीट करूँगा दोस्तों तो 20 मिनट टाइम चला जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो कल की क्लास आप लोग देख लीजिएगा प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों आज आपके लिए। तो दोस्तों हम लोग दोस्तों पढ़ रहे थे सॉइल, इंडियन सॉइल यानी सॉइल दोस्तों। सॉइल को हम लोग दोस्तों मृदा यानी मिट्टी बोलते हैं, मृदा या मिट्टी। ठीक है दोस्तों, तो हमने दोस्तों सॉइल को दो पार्ट में बांट के पढ़ाया मैंने आपको यहाँ से। ठीक है दोस्तों, पहला मैंने बताया टेक्सचर, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर यानी कणों के आकार के आधार पर। टेक्सचर का मतलब होता है दोस्तों कण, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर में। और इसका मैं हिंदी अगर लिखूँ तो कणों के आकार के आधार पर, है ना। इसके कितनी प्रकार की दोस्तों मिट्टियाँ होती, तो मैंने बताया इसमें 3 प्रकार की मिट्टी होती, कणों के आकार के आधार पर 3। पहला मैंने बताया था दोस्तों सैंड, दूसरा मैंने दोस्तों सिल्ट बताया, फिर दोस्तों मैंने क्ले बताया था। इसमें सैंड को दोस्तों बालू मिट्टी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, बालू मिट्टी बोलते हैं इसको दोस्तों। सिल्ट को सिल्ट ही बोलते हैं, ठीक है ना, लोम भी बोलते हैं। क्ले मतलब दोस्तों होता है चिकनी मिट्टी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कल मैंने इसी पे पूरी क्लास ली है दोस्तों। कल की क्लास अगर आप देखेंगे तो इन्हीं 3 मिट्टियों के बारे में मैंने अच्छे से समझाया दोस्तों। ठीक है, तो ये कल मैं करा चुका हूँ, अब रिवीजन रिपीट नहीं करूँगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों। कल सोच लीजिए 30-35 मिनट की वीडियो सिर्फ इसी चली गई है, तो अगर फिर मैं रिवीजन करूँगा 10-15 मिनट, तो आप कल की एक वीडियो देख लीजिएगा। हालांकि यही बस है और कल कुछ नहीं पढ़ाया, तो दोस्तों रिक्वेस्ट है मेरी कल आपसे आज, तो कल की वीडियो आप देख लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आज हम लोग दोस्तों, और फिर मैंने इसका दूसरा डिवीजन बताया था ICAR के अकॉर्डिंग जो होती मिट्टी दोस्तों 8 प्रकार की होती। ठीक है दोस्तों, मिट्टी कितनी प्रकार की होती है, 8 प्रकार की। ICAR का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, है ना। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसका हिंदी मीनिंग होता है। अभी मैं लिखाऊंगा दोस्तों, अभी परेशान मत होइए। इसके अकॉर्डिंग मैंने मिट्टी को दोस्तों आपको 8 प्रकार, इन्होंने बताया कि मिट्टी 8 प्रकार की होती। कौन कौन सी दोस्तों, तो फर्स्ट होती दोस्तों एलुवियल सॉइल दोस्तों, जिसको हम लोग दोस्तों जलोढ़ मृदा भी बोलते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों ब्लैक सॉइल, जिसको दोस्तों काली मिट्टी भी बोलते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों रेड सॉइल, जिसको लाल मिट्टी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर लेटेराइट सॉइल, इसका लेटेराइट ही होता है हिंदी मीनिंग भी दोस्तों, लेटेराइट सॉइल। फिर इसके बाद दोस्तों 5वां दोस्तों माउंटेन सॉइल, इसको दोस्तों माउंटेन सॉइल भी बोलते हैं, और दोस्तों इसको फॉरेस्ट सॉइल भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, माउंटेन सॉइल, और इसको दोस्तों फॉरेस्ट सॉइल भी बोलते हैं। और फिर इसके बाद दोस्तों मैंने डेजर्ट सॉइल, जिसको मरुस्थलीय मिट्टी बोलते हैं दोस्तों, डेजर्ट सॉइल, जिसको दोस्तों मरुस्थलीय मिट्टी बोलते हैं। 7वीं दोस्तों होगी पिटी सॉइल, जिसको दोस्तों दलदली मिट्टी बोलते हैं, PEATY, पिटी सॉइल दोस्तों, जिसको दोस्तों दलदली मिट्टी बोलते हैं। और 8वीं दोस्तों मैंने बताया आपको कौन सी दोस्तों, एल्काइन सॉइल यानी क्षारीय मृदा दोस्तों, एल्काइन सॉइल यानी क्षारीय मृदा दोस्तों। हिंदी में अभी लिखा दूंगा, परेशान मत होइए, मैं बोल भी रहा हूँ वैसे। एलुवियल सॉइल दोस्तों जलोढ़ मृदा लिख ले, ब्लैक सॉइल दोस्तों काली मिट्टी, रेड सॉइल मतलब लाल मिट्टी, लेटेराइट सॉइल लेटेराइट मिट्टी, इसको माउंटेन मतलब पर्वतीय मिट्टी दोस्तों, डेजर्ट मतलब मरुस्थलीय मिट्टी दोस्तों, पिटी मतलब दलदली दोस्तों, और एल्काइन मतलब दोस्तों क्षारीय मिट्टी। ये दोस्तों डिवीजन है इसका। कल मैं यहाँ इसका ये डिवीजन पढ़ा चुका, आज हम लोग ये पढ़ेंगे। और मैं बता दूं दोस्तों, इसमें दोस्तों मैं 1-2 सॉइल आपको अच्छे से समझा दूंगा। बाकी देखिए पूरी जो सॉइल है, देखो एल्यूवियल सॉइल अभी पढ़ेंगे, आप समझ जाएंगे कि दोस्तों क्या लेवल है पढ़ने का, अभी आपको समझ में आ जाएगा।
तो ये एलुवियल सॉइल दोस्तों हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, अभी समझेंगे, ठीक है दोस्तों। तो एलुवियल सॉइल दोस्तों हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं इसको, एलुवियल सॉइल, ठीक है दोस्तों। एक एक करके हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो आईसीआर के अकॉर्डिंग जो है, जो सॉइल्स हैं या मिट्टी जो होती है दोस्तों 8 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है तो मैंने ये बता दिया, 8 प्रकार कौन कौन सी। अब हम इनका डिटेल्स पढ़ेंगे। मैंने बताया था दोस्तों हम लोग किसी भी टॉपिक को दोस्तों 3 चरणों में बांट के पढ़ते हैं। पहला दोस्तों उसका बेसिक जानते हैं, फिर थोड़ा उसमें और एडवांस जानते हैं, फिर अब जो क्वेश्चन जहाँ से उठते हैं दोस्तों अब वो पढ़ रहे हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन दोस्तों यहीं से आता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अब जो हम लोग करने जा रहे हैं बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, और मेरे साथ दोस्तों बस आप जिसका नोट्स बना रहे हैं वो नोट्स रखें दोस्तों अपने पास, और आराम से दोस्तों एक पेन रखें और बस बैठे रहें, ठीक है दोस्तों। बाकी छोड़ दीजिए मेरे ऊपर इस टॉपिक को रहकर, आप आराम से पढ़िए जो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो टॉपिक है आज दोस्तों हम लोग जलोढ़ सॉइल पढ़ने जा रहे हैं। पहले तो हिंदी डाल देता हूँ, इंग्लिश, एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मृदा। देखिए दोस्तों, जैसा कि अगर आप लोग मेरा टाइटल देख रहे हो वीडियो पर, तो मैंने लिखा है इंडियन सॉइल विथ मैप, है ना, मेरा टाइटल यही है। तो आज हम लोग दोस्तों उसका प्रयोग करेंगे। 2 दिन वो वीडियो में मैप का कोई इतना यूज़ नहीं था, आज बट हम बताएंगे कि कौन सी मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, कहाँ पे सिचुएशन, कहाँ पे लोकेटेड है वो, उसका किस स्टेट में, और वो किस तरीके से वहीं पर है दोस्तों, उसका रीज़न क्या है, वो भी हम दोस्तों आज ही करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज जो हमारा मैप का काम है, अगर हम देखें तो आज शुरू होगा मैप का काम, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं एलुवियल सॉइल। तो देखिए दोस्तों मैं मैप बना देता हूं आपके सामने, यहां पे इसको देखिए। एलुवियल सॉइल की अगर हम बात करें तो दोस्तों देखिए मेरे साथ, ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्यारा भारत है दोस्तों, प्यारा भारत है। तो दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों, मैंने अब मैं एलुवियल सॉइल दोस्तों शुरू कर चुका हूँ। आप लोग बड़े आराम से बस देखिएगा मेरे साथ में, बाद में बनाइएगा जब मैं बोलूँ बनने, पहले सुनिए आप मेरे साथ में। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे मैंने दोस्तों कुछ हिमालय की जो है दोस्तों कुछ रेंजेस पढ़ाई थी दोस्तों मैंने, आपको याद होगा दोस्तों, बताइए मुझे कौन कौन सी रेंजेस मैंने आपको पढ़ाई है यहाँ पे दोस्तों। अगर आपको याद हो दोस्तों तो मैंने इसकी 4-5 रेंजेस पढ़ाई हैं। कौन कौन सी दोस्तों, तो अगर इसको मैं बोलता हूँ तो ट्रांस हिमालय, फिर इसको दोस्तों ग्रेटर हिमालय, फिर ये दोस्तों मध्य हिमालय, ये शिवालिक हिमालय, और ये पूर्वांचल हिमालय। ये मैंने पढ़ा रखा है दोस्तों। अब जब इंडियन फिजिकल पढ़ेंगे तब मेरे साथ, अब ये पहला ही टॉपिक है दोस्तों इंडियन फिजिकल का, हिमालय डिवीजन होता है तो वहीं पढ़ा है हम लोगों ने दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये हिमालय होता है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों क्या है, मैंने एक रिवर गुजारी थी, ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैंने एक रिवर निकली थी मेरी यहाँ से, ठीक है, ऐसे करके दोस्तों ये रिवर है दोस्तों। और ये दोस्तों रिवर कहाँ पर खाली होती है दोस्तों, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है दोस्तों। और यह कौन सा, हिमालय, ठीक है। तो अब दोस्तों क्या होता है, मैंने बताया है कि जब नदियाँ, ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, फिर यहाँ पे देखो, ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे देखिएगा इसको ध्यान से आप लोग, ठीक है। तो ये जो मैं बॉक्स मैंने बनाया है, यहाँ पे क्या होता है, ये नदी, इस नदी में आपको मैंने जब वो क्या कहते हैं उत्तर भारत का मैदान जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया कि नदियों की भी अपनी एक स्टेज होती है। क्या होती है, जब वो हिमालय पर होती है दोस्तों तो वो क्या होती है, बहुत ही स्पीड तीव्र अवस्था में होती है। तो उसको हम लोग ने दोस्तों उसको जब बांटा था तो हमने क्या बोला दोस्तों, अपर कोर्स, यानी है ना दोस्तों, ये अपर कोर्स होता है, ठीक है दोस्तों, अपर। थोड़ा बस रुके रहिएगा आप दोस्तों, आपको समझ में आएगा। अभी थोड़ा लिंक कर रहा हूँ मैं, अपर कोर्स दोस्तों बोलते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। और फिर इसको दोस्तों मिडिल कोर्स, ठीक है दोस्तों, कोर्स।
यानी इसको दोस्तों यंग स्टेज बोलते हैं और इसको दोस्तों मैच्योर स्टेज बोलते हैं। मैंने जब नॉर्थ इंडियन प्लेन बताया तो दोस्तों इसको बहुत आराम से पढ़ाया था। क्या बताया था मैंने, जब हिमालय पे जब नदी होती है तो उसको क्या होती है, बहुत इस यंग अवस्था में यानी बहुत ही तेज तीव्र अवस्था में होती है, तो उस समय क्या होता है। अब इन दोनों अवस्था में मैंने एक चीज़ बताया था आपको, इन दोनों अवस्था में दोस्तों नदी क्या करती है दोस्तों, इरोजन का काम करती है, यानी कटाव का काम करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो ऊपर से बहुत ढाल रहती है, तीव्र ढाल रहती है, और नदी की इसकी स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इस वजह से क्या होता है, हिमालय पे दोस्तों क्या होता है, नदी क्या होती है, कटाव का काम करती है। मैंने बताया है दोस्तों आपको। तो इन दोनों अवस्थाओं में दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों नदी का काम होता है दोस्तों, ये नाम क्या करती है, इरोजन। इरोजन मतलब इरोजनल करती है, इरोजन मतलब दोस्तों कटाव, कटाव काम करती है इन दोनों स्टेज में। नदी जब अपने ऊपर जब पहाड़ों पर होती है तब नदी क्या करती है, इरोजन काम करती है। बट जैसे ही ये शिवालिक के दक्षिण में जैसे ये मैदानों में जाती है तो क्या करती है दोस्तों, क्या करती है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों ये क्या करने लगती है, जब शिवालिक के दक्षिण यानी ये जो पर्वतों से नीचे आती है तो दोस्तों क्या करती है, जमाव, यानी दोस्तों डिपोजिशन। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ दोस्तों, डिपोजिशन, ठीक है ना। डिपोजिशन यानी जमाव का काम करने रहती है ना दोस्तों। डिपोजिशन मतलब जमाव। अब जो लेकर दोस्तों जिसको काटा है ऊपर से जो लेकर आ रही है उसका कहीं ना कहीं जमाव तो करेगा। अब यहाँ पे तो ढाल इतनी रहती है तो वहाँ पे तो उसकी स्पीड ज़्यादा, तो चाहे छोटे पत्थर हो चाहे बड़े पत्थर सब एकदम साथ में चले जाते हैं। बट जैसे ही ढाल कम होती तो पहले छोटे बड़े पत्थरों को मैंने बताया था, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, तो वो क्या होता है। अब यहाँ पे इस वाले भाग में क्या होगा दोस्तों, जब नदी यहाँ आ रही तो यहाँ क्या करेगी दोस्तों, जो ऊपर से काट कर लाई है उनका क्या करोगी दोस्तों, जमाव करेगी। जितनी भी नदियाँ, अब यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ चलती हैं हिमालय में, तो ये सारी नदियाँ क्या करेंगी, यहाँ पे जमाव करेंगी। यहाँ पे दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी है, ये दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी है तो ये भी यहाँ जमाव करेगी। फिर यहाँ पे भी, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी कुछ नदियाँ हैं जैसे हमने दोस्तों पढ़ाया आपको गुजरात में, राजस्थान में कुछ, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या होगा दोस्तों, यहाँ से दोस्तों क्या होगी, अब ये जमाव करेगी। यहाँ पे जब ऊपर से काट कर आई हैं नदियाँ तो नीचे कहीं ना कहीं कटाव जमाव करेगी। तो दोस्तों क्या होता है, अगर हम एलुवियल सॉइल की बात करें तो इसका निर्माण कैसे होता है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कैसे होता है, नदियों द्वारा, है ना। अगर हम पहला पॉइंट अगर लिखना चाहें एलुवियल सॉइल में दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा कटाव एवं जमाव की प्रक्रिया से होता है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा कटाव एवं जमाव की प्रक्रिया से होता है। यानी नदियां जो कटाव और जमाव का काम करती हैं उससे दोस्तों जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, यानी उसकी, है ना, उससे। ये बहुत ही आराम से पॉइंट समझिए दोस्तों, मैंने आपको इसीलिए इतना कुछ करके आपको बताया है ताकि आप समझ सके इसको आपको, ठीक है दोस्तों। अभी बनाइएगा मत दोस्तों मेरे साथ, बस आप सुनिए दोस्तों। इसके बाद मैं अभी लिखने का दूंगा टाइम, आप लिख लीजिएगा और बना भी लीजिएगा, बस अभी सुनिए आप मेरे साथ, ठीक है। तो मैंने ये बताया कि दोस्तों हिमालय पर दोस्तों नदियाँ जब वहाँ से निकलती है तो उसका जो ऑरिजिन होता है तो ये बहुत ऊंचाई पर होती है। तो वहाँ पे क्या होती है दोस्तों, वहाँ पे ये बहुत तीव्र गति से चलती है नदी, तो उसके वजह से क्या होता है, ये कटाव का काम करती है, ठीक है दोस्तों। कटाव काम करती है। जब ये मैदानी इलाके में आती है तो क्या होता है, जो काटा हुआ जो कटाव किया है जो पर्वत में, ठीक है दोस्तों, उसका क्या होगा दोस्तों, अभी कहीं ना कहीं जमाव करेगी। तो जब ये जब ऊंचाई से थोड़ी समतल जगह पर आती है तो क्या करती है, वहाँ पे जो काटा हुआ जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे क्या होती है, जमाव करती हैं, यहाँ पे जमाव करती हैं। तो ये जमाव करेंगी तो फिर क्या होगा, अब उन्हीं जो जमे हुए जो जमा किया गया उसी से दोस्तों क्या होता है, उसी को दोस्तों हम लोग जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। इसीलिए दोस्तों जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है दोस्तों वो क्या होता है, वो जलोढ़ मिट्टी की, अगर उसकी देखो तो उसमें जलोढ़ मिट्टी की ही मात्रा ज़्यादा होती है, हालांकि वो जलोढ़ मिट्टी से ही बना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए यही पॉइंट मैंने दोस्तों आपको यहाँ लिखा है कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण दोस्तों नदियों द्वारा कटाव एवं जमाव की प्रक्रिया से होता है, ठीक है दोस्तों। अगर इंग्लिश अगर इसकी लिखना चाहें दोस्तों, इट इज़ फॉर्म्ड बाय इरोजनल एंड डिपोजिशनल एक्टिविटी ऑफ रिवर, है ना दोस्तों। यानी नदियों, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा कटाव एवं जमाव की प्रक्रिया से होता है, ठीक है दोस्तों। इंग्लिश में मैं एक बार और बोल दो रहा, इट इज़ फॉर्म्ड बाय इरोजनल एंड डिपोजिशनल एक्टिविटी ऑफ रिवर, ठीक है दोस्तों। इट इज़ फॉर्म्ड बाय इरोजनल एंड डिपोजिशनल एक्टिविटी ऑफ रिवर, यानी नदियों के, है ना,
जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा कटाव एवं जमाव की प्रक्रिया से होता है दोस्तों। पहला पॉइंट तो ये है बहुत, कैसे इसका निर्माण होता है दोस्तों, ये मैंने बताया आपको दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बहुत आराम से समझिएगा। दूसरी चीज़ इसको, अब इसमें दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा पॉइंट दोस्तों, हम लोग जलोढ़ मिट्टी को भी दोस्तों दो भागों में बांट सकते हैं। इसको जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब आप बताइए दोस्तों, मैं इसको पढ़ा चुका हूं, अगर आपने किसी ने मेरी पिछली क्लास की होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा। किया जा सकता है कौन कौन सी दोस्तों होती है, एक होती दोस्तों नई जलोढ़। पहली दोस्तों कौन सी होती है, सब टॉपिक होगा ये, नई जलोढ़। नई जलोढ़, नई जलोढ़ को दोस्तों क्या बोलते हैं दोस्तों, खादर। इसको दोस्तों खादर। और दूसरी पुरानी जलोढ़। अभी मैं बताता हूँ नई जलोढ़ पुरानी जलोढ़ कौन सी होती है दोस्तों। अभी मैंने ये पीछे वैसे पढ़ा चुका हूँ। खादर, इसके बाद दोस्तों खादर के बाद दोस्तों बांगर। पुरानी जलोढ़ को दोस्तों बांगर बोलते हैं और नई जलोढ़ को दोस्तों खादर बोलते हैं। अब कौन सी नई जलोढ़ होती, कौन सी पुरानी जलोढ़ होती, तो मैं इसको समझाता हूँ दोस्तों। मैं दोस्तों ये वाला पॉइंट मिटा लूँ, ये तो हो गया ना दोस्तों, इसको मैं मिटाल रहा हूँ क्योंकि मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जगह नहीं नीचे, तो मैं इसको मिटाल रहा हूँ ऊपर वाला पॉइंट। ठीक है, चाहे तो पहले आप इतना लिखें दोस्तों, एक सेकंड में रुक जा रहा हूँ दोस्तों, आप पहले इतना लिखें, इसको इतना बना लें दोस्तों और ये लिखें। पहले ऐसे बना लीजिए, आप ऐसा इसको कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, लिखिए आप मेरे साथ, इसको लिख लीजिए दोस्तों, फिर मैं मिटा लूँ, वरना क्या है कि ये वाला पॉइंट मुझे मिटाना रहेगा। थोड़ा 2 मिनट आप लिख लीजिए फटाफट इसको दोस्तों, इतना पहले। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया होगा दोस्तों, ये मैं इसको मिटाल दे रहा हूँ। बाकी जो लोग अगर आप ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोस्तों टाइम लगेगा, तो आप लोग क्या करिए, रिकॉर्डिंग देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको फिर बना लीजिएगा आराम से, ये भी कर सकते हैं दोस्तों आप लोग आराम से। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई। चलो इसको लिख दे रहा हूँ फिर से। कौन सा दूसरा पॉइंट था, पहला पॉइंट हो चुका दोस्तों, दूसरा पॉइंट क्या था, जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो पहला मैंने इसमें लिखाया है दोस्तों, जल्दी से, नई जलोढ़, नई जलोढ़। ठीक है दोस्तों, और दूसरी दोस्तों पुरानी जलोढ़। पुरानी जलोढ़। नई जलोढ़ को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, खादर। पुरानी जलोढ़ को दोस्तों क्या बोलते हैं, बांगर। ठीक है दोस्तों, ये मैं पढ़ा चुका हूँ पीछे, मगर बता देता हूँ। देखो खादर क्या, बांगर, नई जलोढ़ कौन सी होती है, पुरानी जलोढ़ क्या होती है दोस्तों। मई अप्रैल में क्या होती है, जब ये नदी है, ये नदी है, तो ये नदी क्या होती है, सिकुड़ जाती है। नई अप्रैल मई में क्या होता है, क्योंकि बारिश होती नहीं है, तो और एवोपरेशन ज़्यादा होता है, टेम्परेचर हमारे यहाँ भारत में वैसे भी ज़्यादा रहता है गर्मियों में, तो क्या होती है, नदी सिकुड़ जाती है। ठीक है, फिर यही जब सितंबर यानी बरसात का मौसम आता है दोस्तों, तो क्या कहती है, ये नदी क्या होती है, इसका जो तट है, ये जो इसकी बहने, जो इसका ये है ना फ्लो, ये इसका क्या होता है, ये ब्रॉड यानी ये चौड़ी हो जाती है। और जब ये चौड़ी होती है तो क्या करती है, अपने साथ कुछ मिट्टी भी लेके जाती है। यहाँ पे क्या करेगी, मैं अलग कलर से बना दे रहा हूँ, यहाँ से, यहाँ क्या करती है, जब ये जहाँ पे जब जाती है इधर अपना फ्लो बढ़ाती है, तो ये क्या करती है, साथ में मिट्टी भी लेकर आती है दोस्तों।
इधर दोनों साइड, ठीक है दोस्तों। तो यही जो मिट्टी है, ठीक है दोस्तों, यही जो मिट्टी है इसको नए जलोढ़ बोलते हैं। नदियाँ पहले सिकुड़ी हुई अवस्था में थी, जब वो क्या कहती है, जब वो चौड़ी होती है, गर्मी में क्या होता है, नदियाँ का एवोपोरेशन यानी टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो एवोपोरेशन होता है, पानी की मात्रा कम होती जाती है, तो क्या होता है, धीरे धीरे वो सिकुड़ जाती है। और जब वो सिकुड़ती है तो क्या होता है, उसका आकार इस तरीके का हो जाता है। फिर जब वो बरसात में सितंबर में फिर बारिश होती है, और एक तो टेम्परेचर भी धीरे धीरे कम होता है और बारिश होती है, तो उसके वजह से क्या होता है, उसका फिर वो क्या होता है, चौड़ी हो जाती है, यानी उसका फ्लो बढ़ जाता है, उसका तट फ्लो का एरिया जो होता है बढ़ जाता है। और जब वो उसका फ्लो का एरिया बढ़ेगा तो उसके साथ क्या हो, जब फ्लो के साथ क्या हो, मिट्टी, पानी के साथ मिट्टी भी लेके जाती हो, तो वहाँ पे क्या करती है, अपने जहाँ पे बहती है वहाँ क्या करती है, मिट्टी का जमाव कर देती है। यही जो मिट्टी होती है दोस्तों, इन्हीं को नए जलोढ़ बोला जाता है। और यही मिट्टी जब फिर अगले साल पुरानी हो जाती है दोस्तों, तो इसी को दोस्तों पुरानी जलोढ़ बोलते हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों ना, कि नए जलोढ़ क्या होते हैं। नए जलोढ़ जो मिट्टी जो पानी जो होती है बाढ़ के द्वारा या किसी रीजन के कारण अपने तटों पे जाके जमा कर देती पहले, तो वो तो नए जलोढ़ हो गई। फिर वही कुछ समय बाद वो क्या होती है, पुरानी हो जाती है, तो उसी को पुरानी जलोढ़ बोलते हैं। बात समझ में आ गई। बाकी और ज़्यादा डिटेल पढ़ना हो तो आप नॉर्थ इंडियन प्लेन का जो मैंने जो पढ़ाया आप उसको पढ़ें, तो और आपको और उसमें और डिटेल से पढ़ाया मैंने, और ठीक है। यहाँ पे बस इतनी ज़रूरत थी आपको समझाने की, भाई इतनी समझ लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये नए जलोढ़ और पुराने जलोढ़, यानी जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, नए जलोढ़ और पुरानी, दोनों चीज़ समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट दोनों, ठीक है दोस्तों। फिर तीसरी दोस्तों, इसमें अब ये जो जलोढ़ मिट्टी है, मैंने क्या बताया, टेक्सचर के हिसाब से इसको देख लेते हैं कौन कौन से, यानी कणों के आकार के आधार पर कितने कौन कौन से इसमें कैसे कण पाए जाते हैं। तो अगर कंपोजिशन यानी मिश्रण देखें, ठीक है, यानी अगर टेक्सचर इसके देखें, यानी जो तीसरा टॉपिक है दोस्तों, तीसरा इसका पॉइंट है, ठीक है दोस्तों, जलोढ़ ये लिख लिया ना दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों तीसरा जो इसमें कण, जो इसके कण कैसे होते हैं, तो इसमें दोस्तों कण जो होते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में दोस्तों, क्योंकि आप पीछे समझ ही चुके हैं, पीछे वाली क्लास आप लोग देखिए दोस्तों। मैं आपको बता दूं, जो भी नए मेरे साथ जुड़े हैं दोस्तों, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, आप मेरी पीछे क्लास देखिएगा, उसमें आपको ये जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ उसको आप बहुत अच्छे से लिंक कर पाएंगे। हालांकि ये वाला जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ ये तो बिल्कुल ही अलग है, बट मैं जो ये लिखाने जा रहा हूँ ये दोस्तों कल के टॉपिक आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप जाके वहाँ देखें, उसको देखें जरूर दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर कण की बात करें, ये कणों के आकार में किस पर कणों मतलब कितने पर कणों में किस तरीके की होती है, तो इसमें दोस्तों सैंड भी पाया जाता है दोस्तों। अभी मैं बताता हूँ किस एरिया में सैंड पाया जाता है। देखो सैंड भी होती है, सिल्ट भी पाई जाती है इसमें, और दोस्तों इसमें क्ले भी होता है। यानी अगर कणों के साइड में देखेंगे तो इसमें सेल्ट प्रकार की भी मिट्टी होती है, सिल्ट प्रकार की मिट्टी होती है और क्ले प्रकार की मिट्टी होती है। यानी जलोढ़ मिट्टी तीनों प्रकार की हो सकती है, जिसमें बड़े कण बड़ों भी हो सकते हैं, कण छोटे भी। अगर मैं देखो दिखाऊं कैसे, आप जब राजस्थान में जाते हैं दोस्तों, तो राजस्थान में क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैंने देखो बना रखा है, राजस्थान में कौन सी मिट्टी होती है, मैंने बताया था ना दोस्तों, बड़े कणों वाली मिट्टी होती है, इसमें कौन सी, सैंड मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों राजस्थान और गुजरात वाले एरिया में दोस्तों सैंड मिट्टी पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पंजाब हरियाणा वाले जो क्षेत्र होते हैं दोस्तों, दिल्ली वाला जो क्षेत्र होता है उसमें कौन सी दोस्तों मैंने कल बताई थी, सिल्ट मिट्टी होती है ना दोस्तों। यानी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसमें दोनों का मिश्रण होता है, सिल्ट एवं क्ले का, जो मैंने कल बताया दोस्तों। कल मैंने क्या बताया था, सिल्ट मिट्टी कौन सी होती है, इसमें इसके भी कुछ कंपोनेंट, यानी इन दोनों का मिश्रण होता है, ना तो ज़्यादा इसके जो कण होते हैं बड़े होते हैं, ना तो ज़्यादा छोटे होते हैं, तो उस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो वो कहाँ पे दोस्तों, हरियाणा और पंजाब वाले क्षेत्र में। तो ये सिल्ट यहाँ पाई जाती है, और ये उत्तर भारत का मैदान तो यहाँ पूरा फैला हुआ है। फिर इसके बाद दोस्तों, और जो हमारी जो दलदली, जो क्या कहते हैं, क्ले मिट्टी, जो चिकनी मिट्टी, जो दोस्तों ये जैसे पंजाब, ये आपका जो पश्चिम बंगाल है दोस्तों, ठीक है, बांग्लादेश है, बिहार है दोस्तों, ये सारी जो जगह पे क्या होता है दोस्तों, क्ले मिट्टी होती। तो आप समझ में आ रहा है ना दोस्तों, सारा चीज़ मैप से ही लिखना है कि नहीं लिखना है दोस्तों, कुछ भी ऐसा नहीं कि बुक से मतलब जो रट्टे मार रहे हैं वहाँ पे, खाली समझना है दोस्तों इसको। बहुत आपको मैं बता दूँ ना, अगर आप उसको बुक से पढ़ेंगे ना इस टॉपिक को दोस्तों, आपसे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा गलत हो जाएंगे इसको, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वाला कुछ और फैक्ट कितना 1-4 दिन याद रहेगा, 5वें दिन भूल जाएंगे दोस्तों। बट इस तरीके से आप पढ़ेंगे दोस्तों ना, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको समझें, कण की तरह अगर कंपोजिशन इसका देखें तो दोस्तों कौन कौन से सैंड, सिल्ट एवं क्ले प्रकार की मिट्टी होती है, तीनों प्रकार की मिट्टी हो सकती है जलोढ़ मृदा। मैंने दिखा भी दिया कहाँ कहाँ पर है। तो दोस्तों अगर राजस्थान और गुजरात वाले एरिया की अगर हम बात करेंगे तो सैंड मिट्टी पाई जाती है इधर। फिर दोस्तों अगर मैं हरियाणा एवं पंजाब एवं दिल्ली वाले एरिया की बात करेंगे तो सिल्ट वाले प्रकार की मिट्टी होती है इसमें। और फिर क्ले प्रकार की दोस्तों, आप अगर ईस्टर्न दोस्तों यूपी जाएंगे, बिहार जाएंगे और पश्चिम बंगाल जाएंगे तो आप देखेंगे दोस्तों इसमें क्या होता है, क्ले प्रकार की चिकनी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों तीसरा पॉइंट होगा इसमें दोस्तों। अब इसमें दोस्तों चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट दोस्तों क्या होता है। अब जैसे मैंने बताया था कि मिट्टी जो होती है खनिज
खनिजों का मिश्रण होता है। पहला ही टॉपिक, पहला ही दिन मैंने बताया था मिट्टी क्या होती है दोस्तों, खनिजों का मिश्रण होती है, बताया मैंने दोस्तों। तो मिट्टी जो होती है दोस्तों खनिजों का मिश्रण होती है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से खनिज की अधिकता होती है और कौन से खनिज की कमी पाई जाती है, ये भी तो जानना पड़ेगा ना, यही क्वेश्चन ही आता दोस्तों। मैं अगर आपको सच बता दूं तो पिछली बार क्वेश्चन, अभी जो शायद मैंने कोई पेपर देखा था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कौन सा पेपर था, उसमें यही पूछा गया था कि निम्नलिखित में से 4 मिट्टियाँ दी हुई थी, उनमें से, और उनमें से दिया हुआ था कुछ ऑप्शन दिए हुए थे, याद नहीं है मुझे एग्जैक्टली दोस्तों, बट उसमें यही पूछा गया था कि किस प्रकार की मिट्टी में इन चीज़ों की अधिकता होती है। तो दोस्तों आपको याद रखना, याद नहीं करना, मैं अभी बता दूंगा दोस्तों कैसे। एक कॉन्सेप्ट तो मैं इतना अच्छा बता दूंगा दोस्तों आपका वो कभी गलत ही नहीं होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चौथे में क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी में, इस मिट्टी जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है दोस्तों, अभी आप लिखिएगा, मैं फिर अभी बताता हूं आपको। चूना यानी लाइम दोस्तों, कार्बनिक पदार्थ, बस आप लिखिए अभी मेरे साथ, अभी मैं आपको इसको समझाता हूं कैसे दोस्तों। कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मटेरियल दोस्तों, कार्बनिक पदार्थ दोस्तों यानी ऑर्गेनिक मटेरियल दोस्तों। पोटाश दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड की अधिकता होती है दोस्तों, लिखिएगा दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी में चूना, कार्बनिक पदार्थ, पोटाश, फास्फोरिक एसिड की या फास्फोरिक अम्ल की है दोस्तों, फास्फोरिक अम्ल या एसिड लिख लीजिए, अम्ल लिख लीजिएगा, हिंदी लिख रहे हैं तो फास्फोरिक अम्ल की अधिकता होती है दोस्तों। इसको आप लिखिए, पहले आप लिखे दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी में चूना, कार्बनिक पदार्थ, पोटाश, फास्फोरिक एसिड की अधिकता होती है दोस्तों, या फास्फोरिक अम्ल की अधिकता होती है। देखो चूना को दोस्तों लाइम बोलते हैं इंग्लिश में, जो भी इंग्लिश वाले हैं, है ना। फिर कार्बनिक पदार्थ को दोस्तों ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं, मटेरियल ऑर्गेनिक मैटर हो जाएगा दोस्तों। पोटाश को दोस्तों पोटाश ही होगा, फास्फोरिक एसिड का इंग्लिश भी फास्फोरिक एसिड ही होगा, इसका हिंदी होता है फास्फोरिक अम्ल होता है, उसको मगर मैंने एसिड लिख दिया, की अधिकता होती है दोस्तों। इनमें क्या ज़्यादा पाया जाता है, तो ये कंटेंट जलोढ़ मिट्टी में ज़्यादा होता है। अब कैसे दोस्तों, क्या किस तरीके से इसको अगर हम समझें दोस्तों, देखिए मेरे साथ समझिएगा दोस्तों। ये हिमालय है, मैंने पढ़ा रखा है यहाँ पे, ये हिमालय बता रखा है। तो हिमालय में दोस्तों क्या होगा, हिमालय में चूना प्रकार का भी तो एक पदार्थ मिट्टी पाई जाएगी होगी, मतलब चूना जैसा एक जो पहाड़ होता है उसमें, वो देखो पहाड़ों में क्या होगा, चूना की अधिकता तो होती है ना दोस्तों। आप कहाँ से कहीं खोदने जाएंगे, कुछ करेंगे तो चूना दोस्तों, तो अगर ये हिमालय वाले एरिया में है तो उसमें चूना तो जाहिर सी बात होगी। तो चूना तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे, ठीक है दोस्तों। कार्बनिक पदार्थ दोस्तों, पहाड़ों पर क्या होते हैं, पेड़ पौधे तो होते ही होते हैं, है ना। हम लोग पढ़ते भी देवदार है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों, और दोस्तों कई बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पहाड़ों पे क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो होते हैं दोस्तों पौधे होते हैं, मतलब पेड़ होते हैं। तो जब उन पेड़ों में क्या होता है, उन पेड़ों की पत्तियाँ झड़ती हैं, तो क्या होता है, उन्हीं पेड़ों से जो क्या होता है ऑर्गेनिक पदार्थ, यानी ऑर्गेनिक पदार्थ मतलब क्या होता है, जो पेड़ पौधे की जो जीवाश्म होते हैं उन्हीं को दोस्तों ऑर्गेनिक पदार्थ बोलते हैं। तो इसमें हिमालय में दोस्तों वो ऑर्गेनिक पदार्थ भी होंगे। तो जब उस मिट्टी का कटाव ही हिमालय से हो रहा है, तो जब वो यहाँ लेकर आएगी तो उसमें भी तो ऑर्गेनिक पदार्थ होगा ना। जैसे चूना पाया जाता है, हिमालय में ही चूना पाया जाएगा भाई, हिमालय में किसी ना किसी प्रकार में चूना वाली मिट्टी तो कहीं ना कहीं रहेगी नहीं, एक बड़ा कंटेंट है तो चूना तो उसमें रहेगा ही रहेगा। और दूसरा उसमें कार्बनिक पदार्थ मैंने बताया, हिमालय पेड़ पौधे होते हैं, तो जब उनके गिरने से, उनके दब जाने से तो क्या होता है, हिमालय का निर्माण भी हुआ है वैसे ही धीरे धीरे, ठीक है। तो क्या होगा, अब जब वो मिट्टी वही मिट्टी है जो उसका निर्माण वैसे हुआ, अब वो मिट्टी जब यहाँ पे आएगी तो उसमें क्या होगा, उसमें भी इन चीज़ों का तो कंटेंट होगा ना, चूना, कार्बनिक पदार्थ, दो चीज़ समझ में आ गया। पोटाश दोस्तों, पोटाश भी दोस्तों पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। फास्फोरिक एसिड, पोटाश में देखो आप फास्फोरिक एसिड दोस्तों, अब जब सेंधा नमक होता है उसमें दोस्तों फास्फोरिक एसिड ही पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो सेंधा नमक, अब पहाड़ी इलाकों में ही सेंधा नमक मिलता हो, ऐसा तो नहीं कि कहीं मैदानी इलाकों में मिलेगा, तो ये पर्वत में सेंधा नमक भी रहता होगा, तो उसमें दोस्तों तो ये क्या होगा, फास्फोरिक एसिड। तो फास्फोरिक एसिड भी इसमें मिट्टी में पाया जाता है। तो दोस्तों पोटाश,
चूना, कार्बनिक पदार्थ, फास्फोरिक एसिड, इन पदार्थों का दोस्तों इसमें अधिकता होती है दोस्तों। समझ में आया ना दोस्तों। चूना तो उसमें दोस्तों अब पहाड़ है, कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी एरिया में इसका चूना तो रहता ही होगा ना। दूसरा दोस्तों कार्बनिक पदार्थ, मैंने बताया पेड़ पौधे से ही तो हिमालय का निर्माण, जब ये इसकी उत्पत्ति ऊपर हो रही थी तो क्या हुआ, उसके ऊपर जो पेड़ बने थे वो दब रहे थे उसमें। तो दोस्तों क्या होगा, अब जब इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ है तो जब उसका कटाव नदियों द्वारा होगा तो ये मिट्टी जब यहाँ जमा होगी तो उसमें भी तो यही मात्रा पाई जाएगी उसी चीज़ का, उसी कंटेंट का। दूसरी दोस्तों फास्फोरिक एसिड में दोस्तों नमक जो होता है, सेंधा नमक आपने सुना होगा, तो उसमें फास्फोरिक एसिड की मात्रा होती है। तो सेंधा नमक भी तो यहाँ पे होगा ना दोस्तों, पहाड़ों से ही तो निकाला जाता है वो सेंधा नमक। दूसरा दोस्तों पोटास है दोस्तों, पोटास की भी मात्रा दोस्तों पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये तो होगा इसकी अधिकता, समझ में आ गया दोस्तों। इसकी अधिकता दोस्तों इसमें क्या पाई, इसमें किसकी अधिकता होती है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी में तो चूना, कार्बनिक पदार्थ दोस्तों, पोटास, फास्फोरिक अम्ल की अधिकता पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें किसकी डिफिशियंसी होती है, मतलब किसकी कमी पाई जाती है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक आपको कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा समझाने जा रहा हूं, बस मगर इसको मैं मिटाने जा रहा हूं। ठीक है दोस्तों। ये भी मिटा लूंगा मैं दोस्तों और इसको भी मिटा लूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। शायद इसको, चलो मैं इसको नहीं मिटालता हूं बट इसको मिटा लूंगा। ये मिटाल के फिर मैं यहां पे लिख देता हूं दोस्तों। देखो अभी समझो मेरे साथ में आप लोग। देखो चौथा पॉइंट, तीसरा हो गया था ना, वो तीसरा ही पॉइंट था। हाँ चौथा पॉइंट है, जलोढ़ मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन एवं ह्यूमस, अभी बताऊंगा दोस्तों ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस की कमी यानी डिफिशियंसी, कमी, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो दोस्तों अधिकता की अगर हम बात करें तो चूना, पोटास है ना, कार्बनिक पदार्थ, फास्फोरिक एसिड, इनकी अधिकता होती है जलोढ़ मिट्टी में। मगर कमी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती। अब दोस्तों आपको याद नहीं करना, मैं आपको बता दूं पूरे भारत में 8 की 8 प्रकार की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती। चाहे कोई भी मिट्टी हो भारत में, कितनी भी प्रकार, अब वो क्यों पाई जाती है अभी मैं उसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। भारत में किसी भी प्रकार, चाहे वो जलोढ़ मिट्टी हो, चाहे ब्लैक मिट्टी हो, चाहे रेड मिट्टी, लेटराइट या माउंटेन, किसी भी प्रकार के 8 प्रकार की मिट्टी में दोस्तों नाइट्रोजन की कमी पाई जाती। तो अगर कभी किसी भी क्वेश्चन में अगर पूछा जाए तो किसी भी मिट्टी में पूछा जाए तो किस पदार्थ की कमी पाई जाती, किस खनिज का, है ना, क्योंकि मैंने बताया ना दोस्तों मिट्टी जो होती खनिजों का मिश्रण होती, तो उसमें किस पर, अब जैसे चूना है, पोटास है और फास्फोरिक एसिड है और जो कार्बनिक पदार्थ, ये क्या है, ये मटेरियल खनिज ही तो है। तो इनमें इन चीज़ों की अधिकता पाई जाती है, तो किसी चीज़ की कमी पाई जा रही मिट्टी में, तो इन खनिजों का दोस्तों क्या होता है, इसमें कमी पाई जाती है। और पूरे भारत में दोस्तों क्या होता है, पूरे भारत में किसी भी प्रकार की मिट्टी में दोस्तों क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। उसका रीज़न क्या मैं अभी बताता हूँ। तो आपको अगर सीधे कभी भी लिखना हो किसी भी मिट्टी में तो आप सीधे लिखिएगा कि हर मिट्टी में आप ये लिख सकते हैं कि इसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। आप समझिए दोस्तों नाइट्रोजन की कमी कैसे पाई जाती है। तो दोस्तों देखिए मैं छोटा सा यहाँ मैप बना के समझा रहा हूँ, उसको मिटाना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आज जलोढ़ मिट्टी उसी पर समाप्त करना मुझे। ठीक है दोस्तों। तो मैं इसकी अगर मैं बात करूँ तो मैं दोस्तों अब छोटा सा भारत बना रहा हूँ, इस पर यहाँ पे आप लोग इसको बस देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, बाकी ज़्यादा दिख रहा है दोस्तों, छोटा सा है, आराम से दिख रहा है ना आपको। हाँ लग रहा है भारत है। ठीक है, तो ये भारत है प्यारा हमारा दोस्तों। देखो इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों अगर हम पहले आपने क्लास देखी होगी तो मैंने इसमें बताया है कि यहाँ से दोस्तों एक रेखा गुजरती है, एक अक्षांश गुजरता है जिसको ट्रॉपिकल बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कौन से दोस्तों बताइए दोस्तों, है ना, कर्क रेखा बोलते हैं जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। तो ये कितनी होती है दोस्तों, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये क्या होती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ हमारे भारत के बीच से गुजरती है दोस्तों। इसके दोस्त यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या होती है, 0 डिग्री होती है। 0 डिग्री के नीचे दोस्तों यहाँ पे, और नीचे आपको दिख तो नहीं रहा होगा बट 23.5 डिग्री यहाँ पे साउथ होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 23.5 डिग्री साउथ होती है दोस्तों। एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ इसी चीज़ को। तो भारत जो है, देखो
कोई भी देश हो, कोई भी कंट्री हो दोस्तों, कोई भी कंट्री, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, कोई भी कंट्री कितनी 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया दोस्तों और ये 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है दोस्तों, दिख रहा है ना साउथ दोस्तों, समझ में आ रहा है ना, ये इन दोनों के कोई भी दोस्तों कोई भी देश दोस्तों 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में अगर होगा तो उसको दोस्तों ट्रॉपिकल कंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको? ट्रॉपिकल कंट्री बोलते हैं दोस्तों, उष्णकटिबंधीय देश वाला, है ना दोस्तों, ट्रॉपिकल कंट्री। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? ट्रॉपिकल कंट्री। कोई भी देश जो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में होगा तो उसको दोस्तों ट्रॉपिकल कंट्री बोलते हैं, यानी उष्णकटिबंधीय देश बोलते हैं उसको। ठीक है, इसमें दोस्तों होता क्या है, ये जो ट्रॉपिकल कंट्री होते हैं इनमें दोस्तों क्या होता है, इसमें टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखें तो सन जो होता है इन्हीं दो रेखाओं के बीच में लाई करता है, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तक जाता है, फिर 23.5 डिग्री 0 डिग्री, फिर 0 डिग्री 23.5 डिग्री साउथ जाता है, यानी मकर रेखा के पास जाता है, फिर वहां से रिटर्न होता है। तो सन का जो पाथ है दोस्तों ना, इन्हीं दो रेखाओं के बीच में होता है। जगह नहीं है दोस्तों, वरना मैं बताता इसको भी, तो बट इतना जान लीजिए, हाँ ये है। तो यहां पे दोस्तों सन जो होता है, सन देखो, सन की स्थिति अगर देखेंगे या तो वो 0 डिग्री पर होगा या वो 23.5 डिग्री पर होगा, फिर 0 डिग्री पर आएगा, फिर ये 23.5 डिग्री साउथ पे जाएगा, फिर ये क्या करेगा यहाँ, तो इसका पाथ यही होता है। तो टेम्परेचर अगर सबसे ज्यादा देखा जाए तो इन्हीं के बीच में होगा ना दोस्तों, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ के बीच में। तो इसीलिए जो ट्रॉपिकल कंट्रीज होता है उनका टेम्परेचर दोस्तों हाई होगा। अब जब उन कंट्री में टेम्परेचर हाई होगा तो रेट ऑफ एवोपरेशन यानी वाष्पीकरण का जो दर होगा वो क्या होगा दोस्तों, हाई होगा कि नहीं होगा दोस्तों? जब टेम्परेचर ज्यादा है तो रेट ऑफ एवोपरेशन यानी वाष्पीकरण का दर क्या होगा दोस्तों, ज्यादा होगा। और जब वाष्पीकरण का दर ज्यादा होने के कारण दोस्तों क्या होता है, इसी रीजन से दोस्तों क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यानी ट्रॉपिकल कंट्री में किसी भी भारत में, मतलब भारत छोड़ो, पूरे पृथ्वी में कोई भी देश ऐसा हो जो ट्रॉपिकल कंट्री हो, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ एवं 23.5 डिग्री साउथ के बीच में लाई करता हो, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, नाइट्रोजन की कमी पाई जाएगी। क्यों? रेट ऑफ एवोपरेशन की वजह से। ठीक है, क्योंकि वाष्पीकरण का दर ज्यादा होगा दोस्तों। तो बात समझ में आ गया दोस्तों, इसमें नाइट्रोजन कमी क्यों पाई जाती है, क्योंकि ये हमारा भारत भी तो दोस्तों देखो यहाँ पे ये दोस्तों 23.5 डिग्री, कलर अलग ही कलर से बना दूं वरना सब ब्लैक ही ब्लैक है पूरा यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, ये दोस्तों क्या होता है हमारा 23.5 डिग्री। तो ये देखो दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ से तो थोड़ा बहुत तो सन का देखो, सन जो होता है इसकी जो रेज होती हैं वो ऐसे पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। ठीक है, ऐसे। तो इसी वजह से क्या होता है यहाँ पे, और इसके बाकी ये तो देखो, ये तो ऐसा पाथ है जिसमें हमेशा ही टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए दोस्तों क्या होता है, हमारे भारत में कोई भी किसी भी प्रकार की मिट्टी, उसमें क्या होता है दोस्तों, नाइट्रोजन की कमी होती है, यानी नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है दोस्तों, कमी पाई जाती है। बात समझ में आ गई? बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट दोस्तों, ये पूरे भारत में छोड़ो पूरे वर्ल्ड में लागू कर सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, आप वर्ल्ड में कहीं भी आप उंगली उठा के देखिएगा, बस आपको पता होना चाहिए 23.5 डिग्री नॉर्थ कहाँ, 23.5 डिग्री साउथ कहाँ, इनके बीच में अगर कोई भी कंट्री पाया जाता है उसमें दोस्तों क्या होगा दोस्तों, नाइट्रोजन की कमी पाई जाएगी। बात समझ में आ गई दोस्तों? अब दोस्तों अगर मैं बात करूं तो दोस्तों सबसे देखो क्या, अभी देखो मैं एक चीज बताता हूं आपको, यहां पे देखिए मेरे साथ, जगह ही नहीं बच रही दोस्तों, तो मैं अब इसको मिटा लूं, ये हो गया ना, इसको समझना था दोस्तों। आप चाहे तो इसको बनाना नहीं है, बस अभी देखो ये सारी चीजें हम